पर एक नया कॉन्सेप्ट आने लगा है सर, जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज में स्टार्ट भी हो गया, वर्चुअल डाइसेक्टिंग। तो पहले जब कम बच्चे होते थे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं था, यू कैन नॉट हाइड योरसेल्फ। एमबीबीएस का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, 19 सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में जब हम मेडिकल में घुसते हैं ना, तो जो वो यूफोरिया होता है, इंडस्ट्री रेडी की जो बात होती है कि डॉक्टर इंडस्ट्रियल रेडी बने, वो कैसे हो सकता है? आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव करने में रोक देती है। Hello everyone, my name is Ram Tambi. I am currently pursuing MBBS from Medical College कोटा और हमारी मेडिकल पॉडकास्ट सीरीज़ का आज नया दूसरा एपिसोड है। इसमें हम इंडियन मेडिकल कॉलेजेस और इंडियन मेडिकल एजुकेशंस के इंसाइट्स के बारे में जानने वाले होंगे। हमारे साथ है वेरी रिनॉन्ड रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुमित गुप्ता सर। ही इज़ प्रोफेसर इन एनाटमी एट मेडिकल कॉलेज कोटा। इनके यूट्यूब पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। बिग कॉन्ग्रेट्स टू सर। और सर के साथ हम जो फर्स्ट इन हैंड एक्सपीरियंस है वो जानेंगे, क्योंकि सर ने एक लंबा टाइम देखा है। उनके टाइम से जब सर ने MBBS किया, फिर सर ने वो पूरी लाइफ देखी, उसके बाद सर बच्चों से जुड़े हुए हैं अभी क्योंकि वो प्रोफेसर है। तो एक सर ने मेडिकल एजुकेशन को उभरते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है। तो हम सर से जानेंगे कि कैसे ये सब रहा, कैसी जर्नी रही। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो ऑल द व्यूअर्स। एंड ये जो पॉडकास्ट है, इसकी थीम मुझे जब राम ने बताई तो थोड़ा सा मेरे को भी लगा कि लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड पास्ट सिनेरियो ऑफ द मेडिकल साइंस। देखिए बच्चों, जैसे कि राम मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको दे चुका है। आई एम टीचिंग इन मेडिकल कॉलेजेस सिंस 2008। ठीक है, जब से मैंने परस्यू किया अपना सब्जेक्ट, और 2008 से हम 2024 में आज इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पिछले 16-17 साल की जर्नी में 16-17 MBBS के बैच में पढ़ा चुका हूँ। सो we have seen the different flavor of the students, we have seen the different caliber of the students. So कुछ बात करेंगे आज, देखते हैं कैसे हम आगे इस प्रोसीड करते हैं। बट यस, ये पॉइंट लेने का राम का जो सोच है वो इसलिए है बिकॉज आई थिंक इसके दिमाग में, और एक नेचुरली क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा MBBS करने आता है तो उसके मन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। वो ये सोचता है कि पहले MBBS कैसा था, या मेरे फादर के टाइम कैसा था, या अभी कैसा है। नाउ वेयर यू आर सीइंग द सिनेरियो ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन नेक्स्ट 10 years इन इंडिया। सो हम करेंगे डिस्कस उस बात पे, इसको आगे लेके जाएंगे। तो सर सबसे पहले किसी भी प्रेजेंट स्थिति जानने के लिए पास्ट में जाना जरूरी है। तो सर मैं जस्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उस टाइम जब आपने MBBS किया तब कैसा था सिनेरियो, मेडिकल कॉलेजेस कैसे थे सर? आपने MBBS कब किया था? देखिए, मैंने MBBS का सिलेक्शन हुआ 2000 में। मैंने, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे कोचिंग करते हैं 12th के बाद, जैसा कि एक है ना नॉर्मल एक बच्चे का क्या रहता है 12th के पास बात कि भाई मुझे कोचिंग करना है। हाँ। ठीक है, तो हमारे टाइम भी था, लेकिन हमारे टाइम कोचिंग इतना वास्ट नहीं था कि मतलब कि भाई बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता। और नहीं था जैसा अभी। हाँ, मतलब आजकल तो क्या है कि एक बच्चा जब 6th-7th क्लास में होता है ना, हाँ, तो उसके दिमाग में बात होती है कि भैया अगर मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा तो शायद मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पेरेंट्स के दिमाग में है। हाँ, हमारे टाइम पे ये चीज थी, बट इट वाज जैसे एक इन्फेंट होता है ना, उस टाइप में ग्रो कर रही थी। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने कभी कोचिंग का गेट भी नहीं देखा, एंड दे स्कोर्ड वेल। मेरा एक फ्रेंड है, वो आज एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एंड ही स्कोर्ड 5th रैंक इन ऑल राजस्थान PMT। उन दिनों ये CPMT और PMT 2 ही होती थी। तो बट ही नेवर बीन देयर इन एनी कोचिंग। तो सबसे बड़ा जो चेंज है, जो सवाल हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है, तो पहले स्पून फीडिंग का जमाना नहीं था। अच्छा, पहले अगर आपको ये है कि नहीं मुझे एक मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेनी है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड बाय योरसेल्फ। आपके पास गाइडेंस होती थी, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही गाइडेंस नहीं थी। कोचिंग्स थी, बट 100% कोचिंग्स पे डिपेंडेंसी नहीं थी। अच्छा, ऐसा आजकल क्योंकि परोस के दे देते हैं सब कुछ आपकी थाली में जो है वो। जैसे अभी आप देखते हैं कि कोटा में हम देखते हैं कि 6th क्लास से बच्चा कोचिंग जा रहा है। हाँ। ठीक है, और अगर सपोज करो कि वो 12th में आते आते अगर उसके 11th-12th में अगर कोचिंग हटा दी जाए, तो मेरे को लगता है वो फ्री फॉल हो जाएगा उसका। हो जाएगा सर। ठीक है, बिकॉज नाउ उस हमारे टाइम पे तो मतलब
मेरे को अच्छे से याद है कि जब मैंने 12th किया तो फिर बोले कि यार मेडिकल में जाना है, देन वी स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, 12th के बाद हमने सोचा कि कोचिंग नाम की कोई चीज है। 12th तक हमने स्कूल की लाइफ जी, दोस्ती वाली लाइफ जी। ठीक है, आजकल मैं देखता हूँ तो बच्चा है ना 6th-7th क्लास से एक अनड्यू स्ट्रेस में रह रहा है ना, उसके ऊपर एक प्रेशर है कि भाई मुझे कोचिंग में परफॉर्म करना है, और कोचिंग वालों का उसके ऊपर वाइस वर्सा एक प्रेशर है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो नाउ दिस इज योर कंपल्शन टू परफॉर्म बेटर। होगा ही सर, ह्यूमैनिटी है वो तो नेचर है। तो हमारे टाइम पे वो कहीं ना कहीं मतलब इतना प्रेशर नहीं था। अच्छा, बच्चे पढ़ते थे, एक फ्री मूड से पढ़ते थे। कोचिंग में भी हम देखते थे कि बच्चे बहुत फ्री मूड से पढ़ते थे, इतना कोई स्ट्रेस नहीं था कि आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर है। उसके बाद सेलेक्ट हुए तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते थे, RPMT और CPMT। कंपटीशन कितना था सर? कंपटीशन अगर देखा जाए तो मुझे याद आता है कि सेंट्रल PMT में जिस साल मेरा एडमिशन हुआ 2 लाख एप्लीकेशंस थी। अच्छा। और कुछ 1600 सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया। तो 1600 सीट एंड 2 लाख बच्चे। आई थिंक अभी हम देखते हैं तो यू विल, अभी रिसेंटली में आपने देखा 23 लाख 25 लाख एप्लीकेशंस हैं। पर सर जब आप बता रहे हैं कि 1600 सीट्स थी MBBS की, लेकिन आप कंपैरेटिवली रेशो देखिए ना, कितने सीट्स इंक्रीज हो गए। अभी ऑल ओवर इंडिया वी हैव मोर देन 1 लाख, आई थिंक 1,10,000, जहां तक मुझे फिगर याद है। 1,10,000 MBBS की सीटें भी ऑल ओवर इंडिया हैं। और ये तो फैक्ट भी है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल प्रोफेशन है, मतलब सबसे ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब MBBS का क्रेज ऐसा है कि हम सोचते थे कि ये जिस तरह से तेजी से कॉलेज बढ़ रहे हैं तो शायद कभी एक दिन ऐसा आएगा कि MBBS में कॉलेज की सीट्स खाली जाएंगी, बट आई थिंक इट्स नॉट हैपनिंग। आज भी बायोलॉजी के सेक्शंस कॉलेजेस में, स्कूल्स में फुल है ना, क्योंकि ये क्रेज इसलिए खत्म नहीं हो रहा है बिकॉज लोगों के मन में एक ये चीज है ना कि मेडिकल MBBS डिग्री एक ऐसी डिग्री है ना कि बंदा कभी बेरोजगार नहीं बैठेगा। अच्छा। सो वो जो मेंटेलिटी है, दैट मेंटेलिटी इज द मेन थिंग जिसके कारण कभी भी मेडिकल के कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस एंड MBBS की सीट्स तो खाली नहीं जाती। प्लस 12th क्लास में अगर आप जाओगे ना तो स्ट्रेंथ इन द स्कूल्स आर वेरी हाई। हाँ, तो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में रिसेशन आया था, वैसा कुछ लोग कह रहे हैं, अलग अलग टिप्पणी है कि MBBS में भी कुछ 10 साल 15 साल बाद रिसेशन पीरियड होगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, वहाँ तो जब तक पॉपुलेशन है तब तक मेडिकल की डिमांड हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप है ना बिल्कुल देखो, मेडिकल फील्ड के बारे में सब लोग कहते हैं कि भैया जहां आप कुर्सी टेबल लगा के बैठ जाओगे ना तो आप इतना तो कर ही लोगे कि आप अपनी रोजी रोटी कमा लो, है ना। तो बिकॉज द पॉपुलेशन इज रियली ए बिग इशू फॉर देम। तो सर ये तो रहा कॉम्पिटिशन्स के बारे में, और कैसा था मेडिकल कॉलेजेस, कैसी थी पहले अंदर आना, क्या सब था ऐसा? देखो मैं बताता हूँ, मैंने मेडिकल किया गुजरात से। अच्छा। ठीक है, मेरा अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा गुजरात। अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम था MS यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी अगर मैं उसके बारे में बोलूं तो एक जमाना वो था कि तब ये इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक थी। ठीक है, अब वहाँ पर्टिकुलरली उस कॉलेज की मैं बात करूं तो वो कॉलेज तो जब हम शुरू में गए तो हमें ऐसा लगा कि हम इस स्कूल में आ गए, बिकॉज इतना डिसिप्लिन था अटेंडेंस को लेके, क्लासेस को लेके, आपकी होमवर्क्स को लेके, आपके एग्जाम्स को लेके। होमवर्क्स मिलते थे सर कॉलेज? हाँ, हमारे असाइनमेंट्स मिलते थे जिनको आप होमवर्क बोल सकते हो, है ना। फाइल्स को लेके, हर चीज को लेके इतना डिसिप्लिन था, तो हमें लगता था यार हम किसी स्कूल में आ गए। उसके कंपैरिजन में जब हम दूसरे नॉर्थ के कॉलेजेस देखते थे तो हमारे दोस्तों से या कलीग से जब बात होती थी तो हमें लगता था यार वो तो मजे कर रहे थे यार, मोर रिलैक्सिंग। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MBBS व्हाट वी रियलाइज्ड, अभी हम पीछे जब जाके देखते हैं ना तो हम देखते हैं कि नहीं, वो स्कूल तो था लेकिन वो जो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आया, लेकिन उस डिसिप्लिन ने जो नॉलेज मुझे दी ना, वो नॉलेज अनबीटेबल थी। और वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में भी कैरी ऑन होता है और रिफ्लेक्ट होता है आपके कैरेक्टर पे सर। तो एक तो ये तो मेरा खुद का एक पर्सनल व्यू है मेरे खुद के कॉलेज का। हाँ। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा रीजन था ना, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमारे उस एक्चुअली कॉलेज में एक तो गवर्नमेंट टीचर्स जितने भी थे, जो हमारे प्रोफेसर्स थे, दे ऑल आर डेडिकेटेड टीचर्स। और दूसरा, वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था।
तो उनको वैसी कोई जल्दी नहीं थी कि है ना उनको 2 बजे ओपीडी खत्म करके भागना है या 1 बजे ओपीडी कर घर पे वेट है कर रही है या जो भी कोई उनका दूसरा जॉब नहीं था. Whatever they are doing for the college. अच्छा, जो टीचिंग प्रोफेसर है वो क्लिनिकल नहीं देखते थे ऐसा? There is no private practice. तो इवन हम क्लिनिक्स में जाते थे तो सुबह अगर सपोज 8 बजे हमारा वार्ड होता था तो 2 मिनट पहले हमारे सर मिलते थे. मतलब 7:58 पे अगर आप पहुंचे हो तो आपको हो सकता है क्लास में सर एंटर हो चुके होते थे. तो इतना डिसिप्लिन जो था उस डिसिप्लिन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला. क्योंकि क्या होता है कि एक सीनियर का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा हमारे को मेडिकल फील्ड में हम इसीलिए बोलते हैं कि जितना आदमी के बाल सफेद हो जाते हैं बूढ़ा हो जाता है ना उसकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा चलती है. बिकॉज सी हर चीज बुक से नहीं सीखी जा सकती. मेडिकल साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है. सामने वाले को देख के तो कुछ सब कुछ वो जो सिनेरियो था कॉलेज का वो एक अलग ही फ्लेवर का कॉलेज का सिनेरियो था. तो सुबह 8 बजे वार्ड जाना, 11 बजे वार्ड से निकलना, फिर कॉलेज की क्लासेस अटेंड करना, फिर शाम को प्रैक्टिकल्स. मतलब वो जो हमारा 8 से 5 कॉलेज होता था वो इतना हेक्टिक होता था कि 5 बजे बाद फिर हॉस्टल जाके लगता था बस अब 2 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे तो हम वी हैव अ डीप स्लीप. ये फर्स्ट ईयर में ही था या सर पूरे 4 साल ऐसे? नहीं, पूरा 5 साल ऐसे ही चलता था वहाँ पे. ये तो वहाँ पे वार्ड एग्जाम्स भी बड़े टफ होते थे. मतलब वार्ड एग्जाम्स में भी आपको पेशेंट का हिस्ट्री लेना, एग्जाम, उसका वाइवा, उसका एवरीथिंग इज जस्ट लाइक कि आप हर बार जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपियर हो रहे हो वार्ड एग्जाम भी ऐसे होते थे. लेकिन वो जो चीज थी ना उसको हम जब स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे तो हम उसको गलत लगता था. हम मन सोचते थे कि यार ये क्या हमारे साथ अत्याचार हो रहा है. लेकिन आफ्टर द 5 years ऑफ MBBS जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने सीखा हुआ है, ये तो मैंने दिया हुआ है, इससे क्या घबराना. तो सी द कॉन्फिडेंस एज ए डॉक्टर आपको अगर डेवलप करना है ना तो आपके मन में ये मतलब हमें ये एक मन के अंदर है ना एक दृढ़ निश्चय होता था कि यार नहीं ये तो हमने कर रखा है, इसको तो कर लेंगे, करना है. वो चीज नाउ अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में कहीं ना कहीं खत्म हो गई है. अभी अच्छा अगर आप कॉलेजेस में जाएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बायलैटरली कहीं ना कहीं है ना इस चीज की कमी है, बैलेंस गड़बड़ हो रहा है. क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से जब से कोविड आया पढ़ने पढ़ाने के इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरेट हो गए कि बच्चों ने उसके ऊपर अपने आप को हैंडीकैप कर दिया. अच्छा, अगर आप किसी भी आज मैं इंडिया के इतने सारे कॉलेजेस में एग्जाम लेने जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चे रादर देन प्रेफरिंग द बुक्स दे आर प्रेफरिंग सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उनको कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें बताते हैं. लेकिन सी उसका अपना एक फायदा है लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है. इसको मेरे को भी एक डाउट है कि मतलब आप लोग जब कर रहे थे MBBS तो इतना ऑनलाइन रिसोर्स नहीं था, मतलब था ही नहीं ऑनलाइन. तो कुछ एक टेक्स्ट बुक्स थी और अभी जो आपका ये जो ई मटेरियल है सारा, तो आप क्या रिलायबल चीज क्या है, क्या सही लगता है? देखो हम जिस फील्ड में है ना वो फील्ड है प्रैक्टिस करने का. ठीक है, आपके पास थ्योरी नॉलेज अगर सही है तो आप सही से प्रैक्टिकल कर पाएंगे. या मैं बोलता हूँ कि आप अपने आप को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यू शुड हैव द बेस, यू शुड हैव द नॉलेज. जब आप ई मटेरियल पे जाते हैं तो ई मटेरियल अगर कंसाइज है ना तो वो आपके लिए बहुत बड़ा घातक है. बिकॉज यू डोंट हैव द डेप्थ, यू डोंट हैव द थॉरो नॉलेज. बिन पेंदे का लोटा, बिल्कुल बिन पेंदे का लोटा भी है. या फिर क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो ई प्लेटफॉर्म आपको वो चीजें नहीं बताएगा जो आप क्लिनिक्स में फेस टू फेस पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिकल करके सीखोगे. ठीक है, इट्स जस्ट ए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फॉर योर दिस एग्जाम. ठीक है, हम सिर्फ उस थ्योरी के बेस पे आगे नहीं चल सकते ना. जब तक हम ये न जाने कि लाइफ में इस पेशेंट को किस तरह से हमें किस मॉडलिटी से कैसे ठीक करना है, इसको कैसे एग्जामिन करना है. ठीक है, वो चीजें कब आती हैं जब हम खुद हाथ से किसी चीज को करके देखते हैं. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप एक फिजिशियन बन गए और आपको बेसिक ऑर्थोपेडिक्स की नॉलेज नहीं है या आपको बेसिक कोई एक किसी और ब्रांच की नॉलेज नहीं है. ठीक है, तो आप उस पेशेंट को क्या बोलोगे? आप उस पेशेंट बोलोगे भैया मैं तो फिजिशियन हूँ, मुझे तो आता नहीं, हाथ खड़े कर दिए. क्यों? क्योंकि आप उस ई मटेरियल पे डिपेंडेंट थे जो सिर्फ आपको उस थ्योरी को पार लगाने में काम आया.
पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे टाइम में ई मटेरियल तो था ही नहीं, बिल्कुल। तो हमें बुक थ्योरी पढ़नी पड़ती थी। हाँ। प्लस जो पेशेंट देखने का एक कंपल्शन था, है ना, चाहे वो बाय फोर्स ही था, अच्छा। लेकिन वो आपको ये सिखाता था कि नहीं, आप लाइफ में कहीं भी फंसोगे नहीं, एटलीस्ट यू शुड हैव द बेसिक। एज ए एमबीबीएस डॉक्टर आपको बेसिक तो पता है कि हाँ यार, ये पेशेंट जो है, इसको मैं इतना रिससिटेशन कर दूं या इसको इतना फर्स्ट एड दे दूं, ये बच जाएगा, आगे फिर इसको मैं आई विल सेंड टू द सम स्पेशलिस्ट। अच्छा सर, क्लिनिकल पोस्टिंग्स मतलब पहले ज्यादा बेटर थी अभी बिल्कुल के बिल्कुल comparison में। बिल्कुल। अभी तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, मतलब उसका ऐसा? कारण है, मैं बता रहा हूँ ना, उसका कारण है ये ई मटेरियल, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नाउ टेकिंग देमसेल्फ इन सच ए कंफर्ट जोन कि जहां पे उनको ये लगता है यार, मतलब पक्का पक्का है, कोई बुक है ना, उसमें से कोई मटेरियल निकाल के दे दे और मैं उसको पढ़ लूं। एक कोचिंग वालों ने डाल दी सर ये आदत, वहीं से कैसी होती कोचिंग है। वालों ने तो डाली ही, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, कोविड इज वन ऑफ द फैक्टर जहां पे ये लोगों के हेल्प करने के लिए आया था ये मटेरियल, लेकिन अब वो उनकी लाइफलाइन बन गया है। अच्छा, मतलब पिछले ये 4 साल के अंदर 4-5 साल में बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो पहले क्या था, बिफोर कोविड बच्चे है ना इतना ई मटेरियल नहीं लेते थे, लेकिन कोविड में हर किसी की मजबूरी बन गई, जब कॉलेज शटडाउन हो गए, फिर उनको उसमें इंटरेस्ट लगने लगा, और जो ई मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने भी चीजों को और ज्यादा कॉमर्शलाइज कर दिया, एंड नाउ द थिंग्स आर इन सच ए वे कि अब चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बच्चों के पास बुक्स कम मिलती हैं और ई मटेरियल या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन ज्यादा मिलते हैं, सर ये तो है ना। तो सी दिस इज द वन प्रॉब्लम कि हम अपने इंस्टीट्यूट से कट जाते हैं। देखो मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन है ना कि क्या होता है, जब स्टूडेंट लाइफ होती है आपकी ना, तो यू आर इन द लर्निंग फेज, ठीक है। उस लर्निंग फेज के लिए आपके पास सबसे बड़ा जो मैदान है सीखने का, वो होता है हमारा हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन हम उस मैदान में जाते ही मैदान में जाते ही नहीं है, हम मैदान में जाते ही नहीं है, हम तो जिस बस दिन लड़ाई होगी उस दिन हथियार पटक देंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो मैं देखता हूँ कि पिछले 25 साल की मेरी जर्नी में, जब मैंने एडमिशन लिया और आज, तो हमारे टाइम पे ऐसा तो नहीं था, है ना। और हमारे जो सीनियर्स थे वो हमको बोलते थे यार तुम तो रिलैक्स हो, तो हमारे टाइम तो और भी टफ है। हाँ। तो मैं सोचता था यार हम इतना टफ है तो इनकी लाइफ में और कितना टफ रहा होगा, ठीक है। तो पहले के जमाने में हम जब सुनते थे तो पूरे शहर में 2 लोग 4 लोग एमबीबीएस होते थे, हाँ, तो उनके पास लोड भी ऐसा है ना, और दे आर नॉलेजेबल लाइक एनीथिंग। मतलब वो भले ही एमबीबीएस हैं, लेकिन वो अच्छे डीएम और कार्डियोलॉजिस्ट या है ना अच्छे फिजिशियन से ज्यादा उनकी नॉलेज होती थी, बिकॉज वो एक मुट्ठी भर लोग होते थे पहले तो, ठीक है। और दूसरा वो बहुत डेप्थ में स्टडी करते थे, उनके टीचर्स उनको बिल्कुल है ना बाय हार्ट चीजों को समझाते थे। फिर धीरे धीरे हमारी जनरेशन आई और अब तुम्हारी जनरेशन आई, तो नाउ सी क्लिनिकल प्रैक्टिस डाउन होती है, बस दोनों चीजों में डाइल्यूशन हुआ। अच्छा। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ गए, और अब जो फैकल्टीज हैं उनका अपना एटीट्यूड भी बहुत चेंज आ गया है। सर रिलेशनशिप क्या चेंज हुई प्रोफेसर और स्टूडेंट्स में, एक आपके टाइम पे और अभी आप कैसा देख रहे हैं, कैसा बायलैटरल जा रहा है या फिर? देखो रिलेशनशिप शुरू होती है स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ में बच्चा सीखता है अपने टीचर को रिगार्ड देना, हाँ। स्कूल लाइफ में बच्चा सीखता है अपने कलीग को रिस्पेक्ट करना, दोस्ती बनाना, हाँ। लेकिन जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट, जैसे एक हीमोग्लोबिन की तरह उनके ब्लड में जो दौड़ता है, उस वजह से प्रॉब्लम क्या है कि जो टीचर्स हैं वो और जो बच्चा है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक कॉमर्शियल दीवार खड़ी हुई है, वो पैसा हो गया दीवार के बीच में। क्योंकि क्या है कि कोचिंग्स में क्या होता है कि व्हेन यू आर पेइंग ए बिग अमाउंट यू आर एक्सपेक्टिंग ए गुड क्वालिटी, ठीक है। बिकॉज आप जब वहां जाते हैं और अगर अच्छा नहीं लगता ना, तो आप यू विल कंप्लेन, ठीक है। तो आपने वो टीचर का फेथ खत्म हो गया, क्योंकि आप स्कूल में नहीं गए, स्कूल में आपने डिसिप्लिन नहीं सीखा, ठीक है। नाउ यू विल हैव द डमी स्कूल्स। स्कूल के नाम पे हम देखते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे, बच्चों को क्लास में पूछो तुमने 12th कहाँ से किया, डमी कर दी, तो वो बोलता है सर पता नहीं कौन सा स्कूल था, मुझे भी नहीं पता, मार्कशीट से देखना पड़ेगा। तो अब इस कंडीशन में जहां बच्चे ने अपने उस पर्टिकुलर प्यूबर्टी वाली जो फेज होती है, जहां आप सीखते हो लोगों को के साथ, मैच्योरिटी जब आपके अंदर आ रही होती है, तो वहाँ कैरेक्टर ही वहाँ डेवलप होता है सर प्यूबर्टी में। तो आपने स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप तो सीखा नहीं। हाँ। जब आप कॉलेज में आते हो तो यू आर ए फ्री बर्ड,
यू आर इन यूफोरिया, ज्यादा पावर आ गई, अब तो मैं कॉलेज में आ गया। बिल्कुल, आप इस यूफोरिया में होते हो कि नाउ आई एम गोइंग टू बी डॉक्टर, ठीक है। लेकिन वो रिस्पेक्ट आपके टीचर के लिए वो कब आएगा, जब आपने कभी इस चीज को सीखा होगा, फील किया होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये चीज या तो कौन देगा, अगर यू विल कम इन कॉन्टेक्ट विद सम गुड सीनियर्स, तो शायद अगर किसी की किस्मत अच्छी है और किसी को एक ऐसा सीनियर मिले जो भाई जैसा हो, जो एक बहुत अच्छा मेंटर भी हो, शायद वो उसको उन चीजों को सिखा पाए जो उसने स्कूल में मिस कर दी। अदरवाइज तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या है, एक प्रोफेशनल है, बच्चा क्लास में आता है, बैठता है, टीचर आता है, पढ़ाता है, ना तो टीचर को स्टूडेंट से मतलब होता है, ना स्टूडेंट को टीचर से। कंज्यूमर और रिसोर्स वाला एक वो बन गया है कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने पैसे दिए, ये रिसोर्स है, इससे मैं लूंगा। तो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं पास हो जाऊं, और टीचर की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये निकल जाए, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर मैं पर्टिकुलरली मेरी बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद एट द एंड ऑफ ईयर, पूरे साल जब पढ़ते हैं वो, तो दे रियलाइज कि शायद कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो इफ समवन रियलाइज दे कम। हाँ सर, वो हो जाता है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या है, फिर एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम देखें तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो आजकल ऐसे हैं कि हम भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज सी उसमें उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज जो स्कूलिंग का पैटर्न है ना वो खत्म हो गया, तो उनको स्कूलिंग से ही चीजें नहीं सिखाई जाती, अच्छी नहीं है तो ऊपर ढांचा क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे स्कूल में गुरु पूर्णिमा बड़ा एक अच्छा फंक्शन होता था, ठीक है। हमें पता होता था आज गुरु पूर्णिमा है, कल ही निकली, तो हमें पता होता था कि आज जाना है। सारे टीचर्स के पैर छूते थे, टीचर्स हमें आशीर्वाद देते थे। कई टीचर्स ऐसे होते थे जो जिनसे बहुत ही ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता था, तो वो कोई पेन या कुछ नहीं तो सर हमें 2 रुपए की पेंसिल ही गिफ्ट दे देते थे। तो वो जो 2 रुपए की पेंसिल थी ना, उसकी इतनी अहमियत होती थी कि मेरे को अच्छे से याद है, मेरे को एक सर ने मेरे को 2 रुपए की अपनी पेंसिल गिफ्ट की थी। मैंने वो पेंसिल पूरे साल संभाल के रखी, इसलिए कि मेरे को ये था कि जब मेरा फाइनल एग्जाम आएगा ना, मेरा 10th का बोर्ड का, तो मैं इस पेंसिल से ही काम करूंगा। उसमें अलग ही फेथ, वो शकला का बूम बूम वाली बस वो आपको लगता है कि नहीं ये पेंसिल में कुछ जादू है। तो वो चीजें आजकल के बच्चों को तो है ही नहीं, बिकॉज वो स्कूलिंग सिखाती है और स्कूलिंग हमारे पास है नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में चेंज आ गया, ये आया है। और सर जैसे ये जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है आजकल, जैसे कैडेवरिक डाइसेक्शंस एक अच्छी चीज़ है। डाइसेक्शन आप रियल बॉडी को चेक करते हो क्या है क्या नहीं है, एनाटॉमी उसकी फिजियोलॉजी कनेक्ट करते हो। पर एक नया कॉन्सेप्ट आने लगा है सर, जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज में स्टार्ट भी हो गया, वर्चुअल डाइसेक्टिंग, वर्चुअल बॉडीज। वो क्या हेल्पफुल रहेगी या फिर रियल वाला फील दे पाएगी वो बॉडीज? देखो उसमें है ना दो थॉट प्रोसेस है। पहला थॉट प्रोसेस ये है कि वर्चुअल डिसेक्शन बेसिकली, देखो सबसे बड़ा एडवांटेज उन कॉलेजेस के लिए जहां पे वी आर लैकिंग ऑफ कैडेवर्स, है ना, वहां तो कुछ हद तक यस वो बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, उन कॉलेजेस में जहां पे कैडेवर्स हैं, लेकिन क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम एक डेड बॉडी में नहीं देख पाते, जो लिविंग में दिखते हैं, है ना, बिकॉज जब हम उसको प्रिजर्व करते हैं तो केमिकल जो है वो इतनी हार्डनिंग कर देता है स्ट्रक्चर्स की, यू कैन नॉट डू द लेयर बाय लेयर डिसेक्शन एट सो मेनी प्लेसेस। या हम उसको लिफ्ट करते हैं, ऑर्गन्स को उठाते हैं तो वो टूट जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द इलास्टिसिटी, है ना। तो उस केस में वर्चुअल टेबल्स बहुत हेल्पफुल होती हैं कि हम ये देख पाएं कि यार इस ऑर्गन को अगर हटा दें, इसको अगर हम सॉफ्टली लिफ्ट करें तो इसके पीछे हमें क्या दिखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो यस, देखो अभी इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस में आ गए। इफ यू विल सी द एम्स, जितने भी एम्स अभी नए कॉलेज हैं सब में है वो वर्चुअल टेबल। मतलब ड्यूअल सोर्स चलना चाहिए सर ऐसा, बिल्कुल वर्चुअलिटी भी चले और वो साथ, क्योंकि क्या कैडेवर को तो कभी भी कोई भी कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज जो मन का डर कैडेवर निकालता है ना, वो कोई नहीं निकाल सकता। मुझे याद है कई जब हमारा बेस्ट स्टार्ट ही हुआ था तो कई कैडेवर को देख के बेहोश भी हो गए थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कैडेवर की जो फील है, जो स्ट्रक्चर्स की फील है, वो तो देखो कोई भी आर्टिफिशियल चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन यस, जो चीजें हम उसमें डीपली स्टडी नहीं कर सकते, जो लिविंग में ही दिखती हैं, ठीक है, कोई छोटी ब्रांचेस हैं या कोई नर्व के कोर्सेज हैं या किसी ऑर्गन के
रिलेशंस हैं जो कई बार हम नहीं देख पाते, ठीक है, वो सारी चीज़ें वर्चुअल डिसेक्शन आपको हेल्प करता है, इमेजिनेशन में हेल्प करता है, लेयर बाय लेयर आपका रिलेशंस देखने में ठीक करता है। तो बहुत सारी एडवांटेज हैं, लेकिन जो तुमने बोला वो बहुत सही बात है कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो इट्स ए गुड थिंग। हाँ, एक ब्लेंडिंग हो जाए, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। और सर एक चीज, जैसे कि आपके टाइम पे शायद बैचेस 50 के या 100 के ऐसे होते थे, अभी बैचेस में संख्या हो गई 250। जब भी आपको एक प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहा था, अभी फिर 250 को भी एक ही प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है। तो ये भी क्या गैप क्रिएट कर रहा है, सब पे ध्यान नहीं दे पाएगा। शायद 50 बच्चों को तो प्रोफेसर पर्सनली भी जानते होंगे, इजी वे रहता होगा उनको। तो ये सर गैप क्रिएट कर सकता है क्या, एक की अप्रोच खराब हो जाएगी बच्चों की, एक एक तक बात नहीं पहुंच पाएगी, तो कैसे मेडिसिन को प्रॉपर अप्रोच करना है, ये चीज़ कुछ? देखो इसमें है ना, दो चीज़ें हैं कि क्या है, हम अगर बात कर रहे हैं प्री पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की या थ्योरी क्लासेस की ना, हाँ। वहाँ तो ये चीज़ बहुत मैटर नहीं करती। अच्छा। क्योंकि जब आप 50 बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, उसी हॉल में अगर 100 बच्चे बैठे हैं या 250 बच्चे बैठे हैं, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की, हम बात करते हैं क्लिनिक्स की, हम बात करते हैं डाइसेक्शन की, हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस की, तो बट ऑब्वियसली अगर आप छोटे ग्रुप में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो एक तो सब बच्चे प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं, आप उनसे टू वे कम्युनिकेशन कर पाते हो, क्योंकि आई टू आई कॉन्टेक्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास, जहां हम 10 को पढ़ाएंगे और जहां हम 40 को पढ़ाएंगे, तो हम 40 की 40 बच्चों को 1-to-1 स्मॉल ग्रुप टीचिंग नहीं दे सकते। हाँ सर, जैसे हमारे टेबल पे चलता था, कभी मेरा पढ़ने का मूड नहीं हुआ तो मैं चुप जाता था, वहां से अलग हो गया। तो पहले जब कम बच्चे होते थे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं था, यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ, क्योंकि आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट टीचर का रहता था। तो आपको हमेशा अटेंटिव रहना पड़ता था, आपकी मजबूरी होती थी कि मैं क्लास में आऊँ तो मुझे सीखना ही पड़ेगा, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो चीज जब हम छोटे ग्रुप में पढ़ाई करते हैं ना, तो वो हमें बहुत अफेक्ट करती है। जब आप क्लासरूम टीचिंग की बात करते हो, तो क्लासरूम टीचिंग में तो चाहे हम 50 को टीच कर रहे हैं या 150 को टीच कर रहे हैं, वो इतना बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज आपका क्वेश्चन सेशन या कुछ ऐसा आंसरिंग वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा सा कहीं भी अफेक्ट होता है। अदरवाइज ऐसे कोई बहुत इस पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ता कि क्लासरूम टीचिंग अफेक्ट हुई है। इससे अफेक्ट कौन सी टीचिंग हुई? क्लिनिक्स अफेक्ट हुए हैं, इससे आपके डाइसेक्शन का जो स्मॉल ग्रुप डिसेक्शन होता था वो अफेक्ट हुआ है। हाँ, क्योंकि क्या है कि पहले एक टीचर को 5 बच्चे पढ़ाने हैं, अभी वही 5 की जगह 25 को पढ़ाएगा, तो फर्क तो पड़ता ही है। और सर ये जैसे ये ऑरा क्रिएटेड है कि एमबीबीएस का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, 19 सब्जेक्ट है, कोई मतलब डेप्थ में तो पढ़ ही नहीं सकता, बड़ी टेक्स्ट बुक पढ़ ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठ गए तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ये बातें सही है या फिर हम टाइम ही नहीं देते हैं अच्छे से? देखो क्या है कि इसमें भी हर चीज इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। अच्छा। है ना, जैसे कि आपको रात को है ना नींद नहीं आ रही है, ठीक है, और अगर आपने ऐसा कोई बुक उठा लिया जिसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आपको 2 मिनट में नींद आ जाएगी एंड यू विल गो इन डीप स्लीप। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जो बहुत कैची है ना, आपको लगता है यार ये आधा घंटे की रहेगी, लेकिन इसका क्लाइमैक्स में देख लूं नहीं तो नींद नहीं आएगी, है ना। जैसे वेब सीरीज का चस्का लग जाता है ना, आपको लगता है यार इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, फिर आपको लगता है यार अब तो 2 बज गए, लेकिन हम सोचते हैं नहीं मैं बस नेक्स्ट वही चलती रहेगी, इसका नेक्स्ट एपिसोड और देख लेता हूँ, फिर सोऊंगा, फिर आपको लगता है नहीं अब इसका नेक्स्ट और देख लेता हूँ, पता चलता है वो पूरे 10 एपिसोड देख लिया आपने और सुबह 5 बजे सो रहे हो। सो सेम थिंग इज अप्लाइड ऑन द सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार नहीं है ना, तो फिर यू विल फाइंड आउट सम शॉर्ट वे कि यार इसकी कोई ना किताब मिल जाए पतली सी, या सॉल्ट पेपर मिल जाए, या किसी इसका कोई छोटा सा कोई ना किसी सीनियर के पास कुछ मिल जाए तो मैं उससे काम चला लूं। क्योंकि क्या है, हर सब्जेक्ट में आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि उसको समझने के लिए उसके क्या बेसिक्स हैं। आप अगर क्लासेस में जा रहे हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन मैंने अभी जो हमने बात की ना ई मटेरियल की, वो इसीलिए हमने बात की क्योंकि क्या है कि जब हम एमबीबीएस में आते हैं और हमको स्टार्टिंग में जब हम मेडिकल में घुसते हैं ना, तो जो वो यूफोरिया होता है, उस यूफोरिया से निकलने में हमें किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, और किसी को पूरा साल लग जाता है, और जब तक वो फेल नहीं हो जाता ना, वो उस यूफोरिया से बाहर नहीं आ पाता।
और बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ कि जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि यार अब जाके मेरा यूफोरिया खत्म हुआ है, अब मुझे पढ़ना है ना। और उसके बाद दे परफॉर्म मतलब लाइक एनीथिंग। अच्छा। उनको फिर शायद पता नहीं क्या गुरु ज्ञान मिलता है, या उनकी कुछ चक्षु खुल जाते हैं कि वो फिजियो हो, बायोकेम हो, एनाटमी हो, वो सब थॉरोली पढ़ लेते हैं, फिर उठता है। हाँ, और वो आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ। तो मैं वही कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट के अंदर है ना इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी है या इतनी, लेकिन हाँ जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जैसे एनाटमी है या पैथोलॉजी है आपका, या हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपके पास फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी को कम ज्वाइन कर दोगे तो आपकी जनरल मेडिसिन बन जाती है। लेकिन हमें बेस तो पता नहीं है, आप हैरिसन पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको समझ में कहाँ से आएगी, समझ में ही नहीं आएगी। अच्छा। तो बेसिक कंसेप्ट ये नहीं है कि हमें हैरिसन पढ़नी है, कि नहीं यार हम तो बस सेकंड एमबीबीएस से हैरिसन पढ़ने लग जाएंगे, वो तो कभी समझ में ही नहीं आ सकती। अच्छा। उसके लिए आपके पास बेस जो होते हैं प्री पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, उनकी अगर प्रॉपर थॉरो नॉलेज है तो शायद मेरे को लगता नहीं है कि आपको इतनी बड़ी बड़ी किताबों में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि देखो बुक्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है रेफरल बुक, जिनको हम बोलते हैं कि यार ये तो मोटी मोटी किताबें हैं, है ना, ये हम नहीं पढ़ सकते। जैसे एनाटॉमी में देखें तो ग्रेज इज ए रेफरल बुक। लेकिन एक होती है टेक्स्ट बुक, जिसको हम अंडरलाइन करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, जिसमें हम कागज चिपका के अपनी मेमोरी बनाते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक वो बुक है जिसमें आप उस मोटी किताब के रेफरेंस से कुछ लिखते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें मोटी मोटी किताबें वो मोटी जो किताबें हैं ना जिनकी तुम बोल रहे हो, चर्चा कर रहे हो, वो मोटी किताबें तो एक्चुअली टेक्स्ट बुक नहीं है, दे आर आवर रेफरेंस बुक्स, ठीक है। हाँ। लेकिन टेक्स्ट बुक भी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते ना। टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़नी, रेफरेंस बुक तो देखनी नहीं है, तो इसलिए है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो है ना कि सर इतना सारा कोर्स है, ये कोर्स है, तो कोर्स तो बहुत है, नो डाउट, मैं भी खुद भी मानता हूँ कि कोर्स बहुत है, लेकिन उस कोर्स को अगर हम सिस्टेमिक वे में पढ़ें तो बहुत इजी है। अच्छा। ठीक है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपके पास बेस है, आप सपोज करो आप पढ़ रहे हैं फाइनल एमबीबीएस में कोई सर्जरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, आप अगर उसकी थ्योरी के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें पहला पार्ट क्या आता है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, एनाटमी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी। अभी तो उसने फाइनल ईयर का तो कंपोनेंट ही नहीं शुरू किया। साइन सिम्टम मैनेजमेंट जो फाइनल ईयर का पार्ट है वो तो लास्ट में होता है। सो हम वही उस चीज को मिस करते हैं ना, कि हम उस ई मटेरियल पे चले जाते हैं जहां चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट में हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद हो सकता है थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट ना हो फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन वो हो सकता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। ये एंट्रेंस टेस्ट की रेस में ना उस चीज को मिस कर रहे हैं, तो वो तो हो ही रहा है सर। सर जो आज का इकोनॉमिक रेस है, तो देखो कि पूरा भी एथिकल नहीं हो सकता इंसान, तो पूरा इकोनॉमिकल भी होता है, गलत है। तो एक डॉक्टर पूरा इंडस्ट्री रेडी कैसे हो कि वो एथिकली भी अच्छा हो, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी वेल प्रिजर्व्ड हो। तो एक इंडस्ट्री रेडी की जो बात होती है कि डॉक्टर इंडस्ट्रियल रेडी बने, वो कैसे हो सकता है? क्या जैसे एक नई एजुकेशन स्कीम आ रही थी कि आईआईटीज़ के साथ हम मर्ज करें, कुछ सेशन मेडिकल कॉलेजेस वाले आईआईटी में जाके ले, आईआईटी वाले मेडिकल कॉलेज में, ये कुछ हेल्प कर सकती है या फिर और कुछ आइडिया जो आप दे सकते हो? देखो क्या है कि मैं अगर ये बोलूं कि हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड होता है ना, हाँ, कि हम किस एज पे अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम करना चाहते हैं, ठीक है, वो एक लाइन हमको हमेशा ड्रॉ करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब हम एमबीबीएस करते हैं, वो 5 साल जहां हम इस चीज में गंवा देते हैं कि ठीक है यार, सेलेक्टिव पढ़ लिया, पास हो गए, सेकेंड ईयर में आ गए, सेलेक्टिव पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए, पास हो गए, वो चीज आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव करने में रोक देती है। क्यों रोक देती है? बिकॉज आपको ये नहीं पता आपको एमबीबीएस के बाद करना क्या है। हाँ, आपने एमबीबीएस किया, आपके पास डिग्री है, बट आपका नॉलेज नहीं है। डॉक्टर बन गए, पेशेंट सामने, क्या करूं? तो वो उस कंडीशन में हम कई बार बच्चों को बोलते हैं कि नाउ यू आर हाईली क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड पर्सन। ताना भयंकर वाला। हाँ, क्योंकि क्या है, आपके पास
डिग्री तो है बट आप उसका करोगे क्या, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं इसीलिए क्लास में भी बोलता हूँ कि इफ यू आर हैविंग द डेप्थ ऑफ द नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, आपके पास विजन होता है कि मैं अपने आप को आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अनएथिकल साइड नहीं जाओगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। आपको इधर उधर अनएथिकल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आप लाइफ के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां फैमिली की बर्डन अब आपके पास आने वाली है, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सम इजी वे ऑफ अर्निंग मनी। ये सर आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे आप रिलेट कर रहे हो कि कोर अगर आपका स्ट्रांग है तो आप अनएथिकली तो जाएंगे ही नहीं। मतलब सब कुछ आपके बेस आपकी नॉलेज से रिलेटेड है, तो इसको जितना स्ट्रांग बना लिया उतना आप इंडस्ट्री रेडी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं मेरे बारे में बताता हूँ। जब मैंने ये सब्जेक्ट में पीजी किया एनाटॉमी में, तो मुझे लोगों ने बोला यार तुम तो इतने इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम कहाँ एनाटॉमी में जा रहे हो, यू कैन डू एनी क्लिनिकल ब्रांच, कर सकते है ना। तो मैंने सबको ये बोला कि यार मेरा जो टेस्ट है ना वो ये है कि पैशन मेरा है पढ़ाना। मैं चाहता हूँ यंग ब्लड्स के साथ हमेशा जीवन भर जुड़ा रहूं, तो मेरे में भी एनर्जी बनी रहे, है ना। तो इसलिए मैंने प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट चूज किया, पैशन फॉलो किया। ठीक है। और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब कोविड आया और जो मेरे बहुत ही नज़दीक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा कि सर नहीं समझ में आ रहा और आप हमें बस है ना 4 बच्चों को है ना ऑनलाइन जूम पे पढ़ा दिया करो। तो जब मैंने उनको जूम पे पढ़ाना शुरू किया, फिर 4 से 40 हुए, 40 से 100 हुए, और फिर यूट्यूब पे डालना शुरू किया। तो मैं इस 5 साल में 4 साल में जिस तरह से यूट्यूब पे मुझे रिस्पांस मिला, जिस तरह से पैन इंडिया मुझे रिस्पांस मिला और फिर बाद में ग्लोबली मुझे रिस्पांस मिला, तो आज मुझे को देख के मेरे साथ वाले लड़के बोलते हैं कि यार कि ठीक है तुम तो प्री क्लिनिकल में थे लेकिन तुमने खुद सोचा था इतना नेम फेम मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें वही बात बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें क्यों आती हैं। ये चीजें आती हैं जब आपके पास सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज होती है, जब आप अपने 5 साल डेडिकेट करते हो, वो आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करती है, वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाती है। अगर आप 5 साल सिर्फ टाइम पास करके निकल जाओगे तो आप किसी भी ब्रांच में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, आपके पास ज्ञान है तो पैसा, नेम, फेम सब आता है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन कि आप अपने एटीट्यूड में चेंज लेके आए। और मैं जो अभी बात बोली, मैं फिर जितने भी एमबीबीएस के बच्चे उनको मैं यही बोलता हूँ कि आप अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देखते हो, वो आपको आज सोचना है। यही एथिकल बना देगा, यही आपको एथिकल बना देगा। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ब्यूटीफुल आंसर है सर आपका ये वाला। और सर जैसे आपका क्या शेड्यूल रहता था, कैसे पढ़ाई करते थे, इतने समय में ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, क्या था आपका? हमारा तो देखो एमबीबीएस का कॉलेज ही मैंने बताया ना, जैसे इनिशियली हमें को लगता था हम स्कूल में तो 9 से 5 का जो हमारा कॉलेज था वो पूरे 5 साल 9 से 5 ही चला। ठीक है। जब हम सेकंड ईयर खत्म हो गया था, उसके बाद भी मॉर्निंग में तो क्लिनिक्स रहती थी, उसके बाद फिर हमारे लंच ब्रेक के बाद भी सर्जरी मेडिसिन की क्लासेस रहती थी। उसके बाद वार्ड के अंदर जाना होता था, कहीं ड्यूटीज रहती थी, नाइट ड्यूटीज रहती थी। तो लेकिन यह है कि साथ साथ में है ना वहाँ पे टीचिंग इतनी अच्छी थी कि आप फ्री टाइम में हो तो आपको सीनियर्स पढ़ाते थे या रेजिडेंट्स जो हमारे पीजी कर रहे थे वो पढ़ाते थे, बैठ गए टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो वो पढ़ाते थे। तो एकेडमिक माहौल बहुत ज़्यादा था हमारे कॉलेज में। और जब एग्जाम आती थी तब तो पूरा हॉस्टल ऐसा बिल्कुल एकदम सुनसान हो जाता था और सब कमरों में बंद होके बिल्कुल युद्ध स्तर पे पढ़ाई होती थी। तो लेकिन ये है कि कांस्टेंट पढ़ाई होती थी, पूरे 5 साल रेगुलर पढ़ते थे, पूरे 5 साल रेगुलर पढ़ाई होती थी। ऐसा नहीं होता था कि बस लास्ट के 15 दिन पढ़ लिए और पास हो गए। तो वो थे ऐसे स्टूडेंट हमारे यहाँ भी, बट उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, बहुत कम। अभी उल्टा हो गया, अभी उल्टा हो गया, वो 90% और 10% हो ऐसा। तो और सर एक चीज और, अब एमबीबीएस चल रहा है, इंसान के जवानी वाले कुछ प्रीशियस समय भी इसी में जा रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती कैसे मैनेज करें आप लोग, कैसे करते थे कि बैलेंस रहे सब कुछ? ऐसा नहीं, हमारे कॉलेज में तो है ना हर साल एक कल्चरल इवेंट होता था। और वो कल्चरल इवेंट सब चीज़ों से दूर होता था, उसमें कोई जातिवाद नहीं था, कोई जूनियर सीनियर नहीं था, किसी तरीके का है ना भेदभाव नहीं था।
और वो जो कल्चरल इवेंट होता था वो इतना अच्छा होता था कि उसमें 5 साल के बच्चे बहुत एक्टिवली पार्ट लेते थे। और वो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं था, ठीक है, बस वो कल्चरल इवेंट के नाम से होता था। 7 दिन होता था, पूरे 7 दिन कल्चरल इवेंट चलता था, ठीक है। उसमें फैशन शो, डांस, डीजे, मतलब क्या बोलते हैं, नाइट में लेट नाइट क्रिकेट, और है ना जो है दिन में बहुत सारे म्यूजिकल शो, स्पोर्ट्स के सारे डिफरेंट गेम्स, मतलब हर चीज। और उसमें 5 साल के बच्चे, रेजिडेंट्स और इवन हमारी फैकल्टी मेंबर्स, एवरीवन इज पार्टिसिपेट। तो वो जो 7 दिन होते थे, वो 7 दिन मतलब कॉलेज में एकदम ऐसा फेस्टिवल जैसा सीजन होता था। हाँ। और जो सबसे अच्छी बात मुझे उस फेस्टिवल की, आप कह सकते हो कल्चरल इवेंट की लगती थी, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि यार ये सीनियर है, ये जूनियर है, या ये फलाना कास्ट का है, ये ढिमकाना कास्ट का है। सब बिल्कुल एकदम मर्ज होके, एकदम इन्वॉल्व होके, तन मन से बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। तो वो एक सबसे अच्छी बात होती थी। और उसमें जो सबसे अच्छा आउटपुट निकलता था कि आपको आपकी टेस्ट के लोग मिलते थे। बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है सर उसके बाद से। हाँ। और उससे बहुत फायदा होता था, आपको पता चलता था कि कौन सीनियर कैसा है। हाँ, है ना? सर मेरा जैसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं जब कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में नया, तो इतने ज़्यादा सीनियर से इंटरेक्शन नहीं था। वो तो जो भी मिल रहे हैं वैसे मिल रहे हैं। लेकिन जब 1-2 इवेंट हुए, हमारे कल्चरल इवेंट हुए, फिर कल्चरल वीक आया, तो मैंने 1-2 एक्ट्स परफॉर्म करे मोनो एक्ट। उसके बाद से कॉलेज में मुझे सब जानने लगे, जो सीनियर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे मैं उनसे मिला। तो उसके बाद से एक अलग ही उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई कि वो लाइफ टाइम जाने वाली है। वो तो नहीं, और वो बॉन्डिंग आपको एकेडमिक्स में भी बहुत हेल्प करती है। हाँ, करती है सर, बिल्कुल हेल्प करती है। कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज के बाद इतना हाई होता है ना कि अब मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तुम कुछ भी बोल दो, ऐसा बिल्कुल यूँ था। तो ये तो सर शानदार रहते हैं कल्चरल वीक्स वगैरह, तो होते रहे। और एक कुछ कि आपका एक मूवमेंट जो कॉलेज का जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ, कुछ सीनियर रैगिंग इंटरेक्शंस या फिर टीचर्स के साथ कुछ बात हुई हो जो हमेशा एक इंटरेस्टिंग सा मेरे को याद आता है कि पहले क्या होता था कि ये ऑनलाइन तो था नहीं, कुछ मोबाइल भी नहीं थे। मोबाइल चले थे तो वो जिसमें स्नेक खेलते हैं वो, हाँ, है ना, नोकिया के छोटे छोटे 3100। हाँ, वो क्रिकेट वाला गेम। हाँ, तो वो वाले मोबाइल हमारे पास इनिशियली थे। तो हमारा फाइनल MBBS का रिजल्ट डिस्प्ले हुआ तो नोटिस बोर्ड पे लगा करता था। अच्छा। तो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले हुआ तो हॉस्टल में एक सीनियर आए और बोले कि अरे जाओ तुम्हारा रिजल्ट लग गया है। अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने बोला, भाग के लोग गए और सडनली इतनी भीड़ हो गई नोटिस बोर्ड पे, तो मैं बीच में से जगह बना के अंदर घुसा देखने दो। तो जैसे नोटिस बोर्ड होते हैं, हाँ। पहले पुराने जो नोटिस बोर्ड होते थे उसमें लकड़ी का गेट होता था और सामने कांच लगा हुआ होता था। हाँ, हमारे कॉलेज में है। हाँ, तो अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो चूंकि उसमें 2 गेट होते हैं, तो उस जो लकड़ी का बीच वाला जो पोर्शन जिसपे लॉक लगता है, उसकी वजह से बीच का रिजल्ट छुप गया था। ठीक है। हाँ। लगाने वाले ने उसको ध्यान नहीं दिया, तो उसने क्या है कि वो रनिंग में लगा दिया और गेट बंद किया होगा, तो वो जो उसकी वो फ्रेम थी, उस फ्रेम के पीछे आधा रिजल्ट छुप गया। हाँ। तो लोग बाग ऐसे 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 करके अपनी सिर को एडजस्ट करके सिर को एडजस्ट करके आंखें टेढ़ी करके देखने की कोशिश कर रहे थे। और बाई चांस मैं ऐसे हाथ उस पे करके खड़ा हुआ था, पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया तो वो कांच धप करके अंदर गया, फूट गया और सब लोग भाग गए। अब मेरी स्थिति इतनी ऑकवर्ड हो गई कि अब मैं सोच रहा था अगर मैंने हाथ हटाया तो ये कांच गिरेगा और टूटेगा। हाँ। ठीक है। और विद इन ए सेकंड मैंने पीछे देखा तो मैं अकेला था, कोई नहीं, सब भाग गए और मैंने वो कांच उस पर दबा के रखा हुआ। और इतने में मैंने देखा कि हमारे प्रिंसिपल जो हमारे कॉलेज में डीन होते थे, he was coming into the corridor। अब क्या करूं? अब मैं फंस गया। मैंने कहा हाथ हटाया तो गया, तो कांच गिरा और इधर से सर आ रहे। हाँ। और जैसे ही सर आए तो सब लोग भाग गए और उन्होंने आके और मेरे को he was shouting on me। हाँ। अब उनको मेरी awkward situation पता नहीं थी और उनको लगा पता नहीं ये ऐसे करके क्यों खड़ा हुआ है। और मेरे को बोले सीधे खड़े हो। हाँ। मैंने कहा सर नहीं, सीधे खड़े हो। कई बार ऐसी मैंने कहा ठीक है सीधे खड़े हो। मैं जैसे ही दाड़ करके कांच गिरा और सर तो वो जो फाइनल MBBS का रिजल्ट डिस्प्ले हुआ था वो तो बड़ा ही ये तो सर तगड़ा मूवमेंट रहा। तो सर ये बहुत शानदार आपने पूरी जर्नी बताई, आपकी एक्सपीरियंस से शेयर करे, हमारे व्यूअर्स को सुनने में अच्छे लगेंगे और उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो काम आएंगे। और सर आपकी तरफ से एक फाइनल एडवाइस, क्योंकि आपने पूरा देखा है सिस्टम को इवॉल्व होते हुए,
कि हम लोगों को क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि हम इस सिस्टम में अच्छे से ढल सके, यहाँ पे ग्रो कर सके और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ अच्छा कर सके। क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी? देखो, मैं हमेशा है ना एक चीज़ सोचता हूँ पर्सनली कि स्टूडेंट लाइफ आपका वो पार्ट होता है जो दो चीज़ों के लिए हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। एक कि आप इस स्टूडेंट लाइफ में जितने एक्सपेरिमेंट करना चाहें ना आप कर सकते हैं। हाँ। आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी चीज़ की लायबिलिटी नहीं है। और दूसरा, अगर आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ अच्छे से जी है तो आप अपने आने वाले जूनियर्स को, अपने बच्चों को और अगले 10, 20, 50 साल जितना आप जीवन में आगे बढ़ोगे ना, आप सबको सुनाओगे। हाँ। लेकिन अगर आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ वेस्ट कर दी है ना, तो आप कतराओगे। इवन आप अपने ना, जैसे हम देखते हैं कि कॉलेज मीट होती है ना, तो भी वो बच्चे है ना जनरली आने में कतराते हैं, पीछे रहते हैं लोग जिन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ वेस्ट करी है। हाँ। ठीक है। अब वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब जो मैंने इनिशियली भी कहा था और मैं अभी दोबारा उस चीज को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप थोड़े से लॉयल रहो उस चीज के साथ जो डिग्री आप लेने चाह रहे हो। हाँ। है ना? आपने डिग्री तो ले ली, लेकिन उसकी लॉयल्टी अगर आप नहीं प्रूव कर सकते तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन बिटवीन योर इवन बैच। तो हम अपने अंदर एक इस चीज को जगा के रखें कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जिस प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि लोग आपको जाने, आपके जाने के बाद भी लोग फोन करें, यार सर आप चले गए, यार ये टॉपिक तो मेरा रह गया, इसको तो प्लीज पूरा करा दो, चलो फोन पे ही पढ़ा दो। हाँ। या लोग आपको है ना बार बार फोन करें कि सर ये टॉपिक में मेरे को क्या क्या पढ़ना है। यू शुड क्रिएट such kind of image among your juniors in your college, among teachers, कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने, प्लस आपके अंदर वो चीज जो कॉन्फिडेंस जनरेट करती है ना, वो कॉन्फिडेंस एक अलग होता है, लाइफ ऑन कैरी रहता है वो। तो मैं इसलिए है ना सबको यही एडवाइस दूंगा कि किसी भी चीज को आप सिर्फ इसलिए ना सोचें कि यार ये तो एग्जाम में आएगा तो इसमें से कोई 4 चीजें बता दो, बस मैं तो इतना ही पढ़ूंगा। नहीं, ये आपकी लाइफ में आएगा। ये बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ अपने उस डिग्री को लेके और एजुकेट तो हो जाएंगे लेकिन हम नॉलेजेबल नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपको नॉलेजेबल होना है तो यू हैव द थॉरो नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, और आप भागे नहीं, डरे नहीं, और सिर्फ इसलिए कि यार हम कॉलेज में हैं, अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, बाद में देखेंगे, तो ये हमारा वैसा कॉलेज तो है नहीं आर्ट्स बीकॉम टाइप, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। और वो चीज भी ना, हाफ नॉलेज इज द डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो है ही। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट आवर पॉडकास्ट अबाउट द मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। हमारे साथ सुमित सर थे और इन्होंने काफ़ी शानदार एक्सपीरियंसेस, उनकी एक बढ़िया सी एक टोन में बताया, उनके एक्सपीरियंसेस हमें शेयर करे, काफ़ी वैल्यूएबल थे, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे कुछ पॉडकास्ट और आते रहेंगे जिनमें हम और मेडिकल रिलेटेड चीज़ें डिस्कस। मैं आपका होस्ट राम तांबी आज के इस सेशन से आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आगे भी हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से सेशन ला रहे होंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर थैंक यू काइंड गेस्चर सर। थैंक यू बाय।